हेलो एवरीबॉडी। हमने लीनियर मोमेंटम की यूनिट तक कल कर लिया था। आज हम कुछ क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये हम आज करेंगे। तो यहाँ देखें, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। इट इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट experience a net zero external force unbalanced, it is possible for the object to traveling with a non-zero velocity. If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. Yes, even when object experience a net zero external force, it is possible that traveling with a non-zero velocity. यानी कि ये बोल रहा है कि अगर बॉडी पर टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो क्या बॉडी मूव करेगी? तो यस करेगी। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए particular direction, then there is no net unbalanced force applied to the body. The object will keep moving on a non-zero velocity. Change the state of motion, a net zero external force is applied. बेटा देखो, इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती ही रहेगी। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब भी। इस बात को आप कैसे समझोगे? मान लिया आपने एक बॉल को एक प्लेन सरफेस के ऊपर, बिल्कुल प्लेन सरफेस के ऊपर एक बॉल को हमने फोर्स लगाया, तो वो बहुत देर तक दूर तक जाके रुकती है। क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम है। अगर दूसरा सरफेस है, मान लिया ऐसे रफ सरफेस है, उस पर आप बॉल फेंकते हैं तो बॉल बहुत कम दूर जाके ही रुक जाएगी, बहुत जल्दी रुक जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एफ यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी अपनी स्टेट के अंदर ही रहेगी, मूव करती रहेगी। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स है, ज्यादा है, तो बॉडी की मोशन को अपोज कर देगी, रोक देगी। यही यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर अनबैलेंस फोर्स जीरो हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स हम जीरो कर दें, तो जो बॉल सरफेस के ऊपर हमेशा क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक। जब एक कारपेट को स्टिक के साथ बीटन किया जाता है, बीट किया जाता है, तो डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। तो इसमें से डस्ट बाहर निकल जाती है, ऐसा क्यों? तो यहां पे देखे बेटा, जब आप कारपेट को क्या करते हो, स्टिक के साथ बीट करते हो, तब कारपेट तो मोशन में आ जाती है और डस्ट पार्टिकल रहते हैं रेस्ट में। इस वजह से डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, उस कारपेट में से बाहर आ जाएंगे। तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। यानी इनर्शिया की वजह से अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। व्हेन ए कारपेट इज बीटन, जब एक कारपेट को बीट किया जाता है विद स्टिक, स्टिक के साथ, देन कारपेट कम टू मोशन, कारपेट मोशन में आ जाती है। बट द डस्ट पार्टिकल ट्राई टू रेजिस्ट देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, लेकिन डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन के अकॉर्डिंग डस्ट पार्टिकल स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट व्हाइल द कारपेट मूव, हेंस द डस्ट पार्टिकल कम आउट ऑफ द पार्टिकल। इसलिए डस्ट पार्टिकल कारपेट में से क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, वाई
वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस विद ए रोप? ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर आपने कोई लगेज है, कोई सामान है, आपने बस की रूफ पर आपने उसको रखना है तो उसको बांध के रखिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, क्योंकि देखो बस तो किस में रहेगी, मोशन में, और आपका लगेज किस में रहेगा, बस में, रेस्ट में। वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसलिए कभी अगर बस मुड़ती है तो वो नीचे गिर जाएगा, ब्रेक लगती है तो वो गिर सकता है, या एकदम से एक्सरलेट होती है तो गिर सकता है। तो देखो व्हेन द बस एक्सरलेट, जब बस एक्सरलेट होती है, इट मूव फॉरवर्ड, ये आगे जाती है, एक्वायर स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में हो जाती है। हाउएवर द लगेज केप्ट ऑन द रूफ एक्टिंग ऑन इनर्शिया टेंड्स टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में रहना चाहता है। हेंस विद द फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ द बस द लगेज टेंड्स टू रिमेन्स एट ओरिजिनल पोजीशन एंड अल्टीमेटली फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ बस, और बस से नीचे गिर जाता है, तो इसलिए उसको बांध के हम रखते हैं। आगे देखे, बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल, एक बैट्समैन क्रिकेट बॉल को बेटा क्या करता है, हिट करता है। which roll on a level ground after covering a short distance, बॉल रेस्ट पे हो जाती है, तो ऐसा क्यों? बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल, वो बॉल को हिट नहीं करता। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिट द मोशन, और देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स। तो क्या आंसर लगाओगे बेटा? बॉल रुक जाती है, मैंने अभी आपको बताया था, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुकती है, तो सी आंसर आ गया इसका। उसके बाद एक ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होया बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। एंड रोल्स डाउन ए हिल, और हिल से नीचे आता है, डिस्टेंस 400 मीटर ट्रैवल करता है, टाइम 20 सेकेंड है। तो हमने क्या निकालना है, फोर्स हमने इसके ऊपर निकालना है, कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके एक्सरलेशन निकाल देंगे। फोर्स मास इंटू एक्सरलेशन होता है, तो मास को एक्सरलेशन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद 7 मैट्रिक टन है, ये बात ध्यान रखना, 7 मैट्रिक टन, टन का मतलब 1000 किलोग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 7000 किलोग्राम हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी।